इसे लगा दूं?
झोपले असतो लेट पण येतो दिसतं चेहऱ्यावर पीछे आप लोग आप हाँ आप आगे आ जाओ वो लोग बहुत पीछे है ना इसमें एग्जाम चल रहा है क्या डीएपी में डीएपी में वो जो आती है आपके साथ आती है या फिर वो अलग आती है साथ में बैठते ही हो क्या नाम है मुझे याद नहीं है मिस्टी हाँ तो आज नहीं आई या फिर क्या एग्जाम वगैरह तो नहीं चल रहा नहीं पता मुझे लगा साथ में बैठते हो तो साथ में शायद आना जाना ऐसा ठीक है लास्ट लेक्चर में क्या किया था लास्ट लेक्चर एवरेस्ट में शिखर यात्रा कर रहे थे चैप्टर कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था टिक लगाया था ना हाँ बेटा आप पूछ रहे थे ना कि वो जब उन्होंने बीएड किया था तो टीचिंग किया क्या ऐसा उन्होंने टीचिंग नहीं किया था उन्होंने बीएड किया था उनके घर वालों की इच्छा थी जैसा कि पता है कि पहले के समय में क्या लड़कियों के लिए सबसे अच्छी जॉब क्या मानी जाती थी टीचिंग है ना उनका इंटरेस्ट था पढ़ाई में तो इसलिए उनके घर वालों का भी मन था कि वो टीचिंग करें तो इसलिए उनको बीएड करा दिया गया था लेकिन वो ये पर्वतारोहण के बाद वो ये सब में नहीं लगी और अभी भी वो कार्यरत है टाटा स्टील वाली जो है ना इस्पात उद्योग उसमें वो काम करती है और हम अभी भी हाँ अभी है हाँ मैंने भी बोला था मर चुके लेकिन मुझे ऐसा पता चला मतलब मुझे जो पहले आपको पता है वो मरी की जिंदा है नहीं पता मुझे भी यही पता था कि मर चुकी लेकिन अभी वो जिंदा है हाँ 68 कुछ ऐसे इयर्स की है
ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 54 या कभी तो हुआ था। ठीक है, 84 में उन्होंने ये किया था, माउंट एवरेस्ट पर वो चढ़ाई की थी उन्होंने। और उसके बाद टाटा उद्योग स्टील में वो काम करती हैं और लोगों को ट्रेनिंग भी देती हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर जाना चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी देती हैं। ये उनका था। ठीक है, चलिए बुक निकालो, कहाँ तक हुआ है? कहाँ तक हुआ है? किसने टिक लगाया था बेटा? किसने लगाया था टिक? किसी ने नहीं लगाया? मैं बोलती हूँ ना, टिक लगा लो, नहीं तो कैसे समझेगा कहाँ तक हुआ है? आप थी ही नहीं, आप क्यों नहीं आई थी? आपका एग्जाम उस दिन क्या हमारी डॉक्टर की मैम का हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ था, तो मैम ऑनलाइन लेक्चर ले रही थी, तो देर से ले रही हूँ। हाँ। ये कैसे समझ में आएगा कहाँ तक हुआ था? वैसे तो बेटा हो चुका है, मुझे भी आता है ना पढ़ा। हाँ, 10 पर वर्क का वो मिल गया था। ये चाय वगैरह हम लोगों को ले जाकर जब दिया था इन्होंने अपने फ्रेंड्स को, वहां तक हो गया था ना, वो सबको हो गया था, हो गया। हाँ, यहीं से रेसिपी पता नहीं मैंने उसी का टिक लगाया या पता नहीं कहाँ का टिक लगाया, नहीं लगाया। ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। पेज नंबर कौन सा है आपका? 28 है ना? पेज नंबर 28। मेरी बुक पुरानी है, आप लोगों की में शायद कुछ, हाँ वही आपका भी पुराना है। तो देखो उसमें कौन सा, हाँ, अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई करने वाला था। अब आपको पता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे ही आप ऊंचाई पर जाएंगे ऑक्सीजन का, और वो भी ठंडी जगह थी, ऐसे ऑक्सीजन की नहीं, एकदम ठंडी जगह में जा रहे थे, तो इसलिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक पहुंचकर साउथ पोल तक पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। मतलब वो ऑक्सीजन को लिए बिना जाने वाला था, उसके पैर, और ऑक्सीजन को लिए बिना जाता तो पैर ठंडे हो जाते, और आपको पता है कि पैर ठंडा हो जाता है या हाथ ठंडा हो जाता है तो काम करना बंद कर देता है। तो जब पैर ठंडे हो जाएंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो वो चलकर जाएगा कैसे? तो इसलिए या तो वो दिन भर में जाकर वापस आ जाए, या तो फिर जाने की उम्मीद ही छोड़ दे, मतलब जाने की इच्छा ही छोड़ दे। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी। एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य मतलब बहुत कठिन काम होगा। इसके अलावा यदि अंगदोर्जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदोर्जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी मतलब कि मुझे उस पर विश्वास था कि वो कर्मठ है, यानी करने वाला है, मेहनती है, तो वो चले जाएंगे, इसलिए उन पर मुझे विश्वास था। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। बाकी और कोई अंगदोर्जी के अलावा लेखिका के साथ और कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुबह जल्दी जाने वाले थे। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ाया था। दिन ऊपर चढ़ाया मतलब सुबह हो गई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफी सुरक्षित और गर्म था। आरोही उपस्कर मतलब आरोही चढ़ने के लिए वो अलग से ड्रेस आता है ना,
एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए अलग सा ड्रेस आता है पहनने को, स्वेटर नहीं बेटा, हाँ वो ऐसा उस वेदर में पहनने के लिए वो ऐसा होता है कि बर्फ का असर उस पर नहीं आए। आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखी होगी ना, जिनका वहां पर वो जिनकी ड्यूटी लगती है, जो सैनिक उधर रहते हैं, वो अलग टाइप के ड्रेस पहने रहते हैं ना, पूरा कवर्ड रहता है, उसके अंदर उनको गर्मी हीट मिलती रहती है, और जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तो अपने आप को उसी में कवर कर लेते हैं पूरी तरह से, मतलब हाथ पाथ सब डाल लेते हैं। तो इसमें वही उन्होंने कहा लेखिका ने कि हाँ, आरोही उपस्तर में, आरोही का मतलब आरोह अवरोह कभी सुना है, असेंडिंग डिसेंडिंग सुना है, वो तो मैथ्स में होता है। तो असेंडिंग मतलब चढ़ना, डिसेंडिंग मतलब नीचे आना, आरोह अवरोह उसी का हिंदी शब्द है, ठीक है। आरोह मतलब चढ़ना, अवरोह मतलब नीचे की तरफ आना। तो यहाँ पर है आरोही उपस्तर, यानी वो चढ़ने वाले, पहाड़ी पर जाने वाला जो उनका कपड़ा था वह काफी सुरक्षित और गर्म थी। उसमें हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगूर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें सख्त और भुरभुरी थी। ढलाऊ मतलब ढाल, जो हाँ, गिरने वाली नहीं बोल सकते बेटा, ढाल होता है ना, ढाल मतलब जहां से हम स्लिप करते। समझ में आया? गाड़ियों को चढ़ाने के लिए वो ऐसा ढाल टाइप का बना होता है ना, स्लोप बना होता है ना ऐसा, तो उसी को ढाल बोला जाता है। तो ढलाऊ और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। और बर्फ कैसा लगता है? शीशे जैसा लगता है। तो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर शीशे की चादर पड़ी हुई हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। यहाँ तक हो चुका था, मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है ना। तो फावड़ा, वो बर्फ को काटने के लिए फावड़ा तो दो तरह का, एक होता है जिसमें वो मिट्टी का, एक तो मिट्टी को साफ करने के लिए वो वैसा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सा ऐसा प्लेन सा रहता है, और एक होता है जो किसी चीज को काट कर निकालने के लिए होता है, उसमें अलग अलग से दांत जैसे बने होते हैं ना, बीच में स्पेस होता है और अलग अलग से ऐसे होते हैं, तो उससे काट कर बर्फ को निकाला जाता है। तो वही है कि फावड़े के दांत से उसको काट सके, इतनी तेजी से उसको पटपटाना पड़ रहा है। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। लेखिका ने क्या कहा कि ऐसी जगह पर मैंने हर कदम मतलब हर काम को सोच समझकर किया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वह बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आश्चर्यचकित मतलब हैरान होना, और आनंदित होना मतलब खुश होना। हाँ, हैरान किस बात से थे कि इतना चलने के बाद भी ये नहीं थकी, और खुश हुए कि इतना मेहनती है, मतलब इतना ये चढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। पहला वाला जो कैंप गया था वो कई ग्रुप जा रहे थे ना, तो पहले वाला गया था, तो अंगदोरजी ने बताया कि ये लोग कितने समय पहुंचे? 2 घंटे में पहुंचे, और वो लोग 4 घंटे में पहुंचे थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अंगदोरजी ने क्या कहा कि अगर इसी स्पीड में चलेंगे तो दोपहर तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। लाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। स्टार्टिंग में तो ये 2 ही निकले थे, अंगदोरजी और लेखिका यानी बचेंद्री पाल, लेकिन लाटू इनके पीछे पीछे आ रहा था। लाटू नाम है। हम सब जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। बेटा जब ज्यादा चढ़ाई हो जाती है तो लगता है ना, डर लगती है, तो लगता है कोई चीज पकड़कर चढ़ा जाए तो सेफ्टी के लिए ना, तो वो ये लोग उस रस्सी को पकड़कर चढ़ रहे थे। अपनी सुरक्षा के बजाय उसने अपनी सुरक्षा के बजाय
उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। प्लाटो ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। कितना लेकर चलना था? 4 लीटर लेकर चलना था, और ये 2.5 लीटर। 2.5 कितना होता है? 1.5। 2.5 कितना होता है? 2.5। ठीक है, और 1.5 को कितना बोलते हैं? 1.5। ठीक है। अगर घड़ी में ऐसा 1:30 हो रहा है तो क्या बोलते हैं? 1:30 बजे बोलते हैं ना। और अगर 2:30 हो रहे हैं तो 2:30 बोलते हैं। तो इस तरह से वो लेकर चल रही थी। इसकी वजह से मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। उनके ऑक्सीजन का वो बढ़ा दिया जब उसने, तो उनकी वो जो चढ़ाई थी वो और सरल लगने लगी। ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी और कम लेकर चल रही थी, तो डिफिकल्ट मतलब कठिन लग रहा था उनको, मुश्किल थोड़ा सा। लेकिन जब उसकी मात्रा बढ़ा दी गई तो वो उनको आसान लगने लगा। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। बर्फ कैसा होता है? आप लोगों ने देखा होगा ना, वो ऐसा, हाँ, जब ये बर्फ गिरती है तो पत्तियों पर पड़ती है, हर जहां पर पड़ती है तो वो ऐसा भुरभुरी से ऐसा हवा आती, तो हवा में उड़ भी जाती है बर्फ, है ना। अरे ये आप लोग जो अगर देखे होंगे, वो गोला को प्रेस करके ऐसा वो ये आइस को प्रेस करके वो देते हैं ना गोला वाले, तो कभी अगर आपने देखा होगा कि उसको ऐसा फूंक मारो तो वो उड़ता, मतलब बहुत जमना नहीं चाहिए, जम जाती तो नहीं उड़ती, फिर तो आइस वो एक दूसरे को चिपक लेती है, लेकिन वो ऐसा रहता है तो कभी कभी वो ऐसा मतलब उड़ने जैसा होता है। और वो जो गिरता है बर्फ, वो तो हवा में तेज हवा के साथ वो उड़ने लगता है। वही यहाँ पर है कि झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मतलब अब ऊंची चढ़ाई नहीं और ढलान बिल्कुल नीचे चला गया कि अगर वहां से कोई स्लिप करे तो सीधा नीचे जाएगा। मेरी सांस मानो रुक गई। अब ऐसा देखने के बाद कोई भी डर जाता है, तो लेखिका ने लिखा, मेरी सांस मानो रुक गई। मुझे विचार पहुंचा कि सफलता बहुत नजदीक है। अब उनको क्या लगा कि अब मैं काफी ऊंचाई पर आ गई हूँ, यानी कि अब सफलता बहुत नजदीक है, यानी मैं पहुंचने वाली हूँ। 23 मई 1984 के दिन, 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। बेटा, ये भारत की तो प्रथम महिला थी, लेकिन विश्व की 5वीं महिला थी। मतलब पूरे विश्व में ये 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई, और भारत की प्रथम भारतीय, मतलब यहाँ अपने इंडिया की प्रथम महिला। ठीक है, इतना तो समझा सबको। एवरेस्ट शंख की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। शंख मतलब बिल्कुल जो ऊपर से एकदम थोड़ा जगह जो होता है सब। हाँ, आप बता रहे हो। हाँ, शंख का मतलब मैंने बताया था, शायद ये भी बताया था आपको, क्या है दूसरे बैच पर। ये शंख मतलब ऐसा जाकर और यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा जगह हो, और ऐसा ये शंक्वाकार ऐसा बोला जाता है। हिंदी में उसको शंक्वाकार बोलते हैं। मतलब यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा नुकीला सा हो। अब ऐसी जगह होगी तो यहाँ पर कोई खड़ा हो सकेगा क्या? पहाड़ तो ऐसे ही होता है ना, पर्वत पहाड़ ऐसे ही होते हैं ना, तो ऐसे ही इस टाइप का था। तो वही उन्होंने लिखा है इसमें कि एवरेस्ट शंख की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। अभी चारों तरफ से क्या था? ढाल था। अगर जरा भी इधर उधर होते तो नीचे आ जाते। तो वही लेखिका ने कहा है कि हमारी सुरक्षा का वहां पर प्रश्न था कि वहां पर 2 लोग गए हैं तो खड़े कैसे होंगे, उसके लिए उनको व्यवस्था क्या बनानी पड़ी। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। अब वहां पर बर्फ से यहाँ पर अभी क्या होगा, ऐसा है और यहाँ पर पूरा बर्फ जमा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ से इसको ऐसा साफ किया, है ना। तो यहाँ पर खड़े होने की जगह बन गई उनको, ऐसा मतलब बर्फ को हटाया तो इतनी जगह बनी।
तो यहाँ पर हम लोग खड़े हो सके। तो ऐसा किया। अटेंडेंस शीट आप लोगों ने साइन की बेटा? हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। फिर बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। ये सब चीज आप जानते हैं। दुर्गा माँ का चित्र तो सबको पता होगा, हनुमान चालीसा भी पता है। क्या होता है हनुमान चालीसा? किसी क्लास की बुक है? किसी क्लास में वो चलती है बुक? किसी क्लास प्रेयर टाइप होता है ना? हनुमान जी का नाम सुना है तो उनकी प्रेयर जैसा हर भगवान की पूजा का होता है, वैसे हनुमान चालीसा होती है। दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, ये सब उनकी पुस्तकें, उसमें उनके बारे में लिखा हुआ होता है। तो वही है यहाँ पर कि वो हनुमान चालीसा निकाली और दुर्गा जी की मूर्ति निकालकर क्या किया उन्होंने, मैंने इनको अपने माथे से मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। अब बच्चा जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो किसकी याद आती है सबसे पहले? माता पिता की आती है ना। अगर और अच्छा बच्चा मतलब समझदार है कि वैसे तो बच्चे अभी इतनी एज में तो हमेशा बच्चा, चाहे बच्चा हो चाहे वो बूढ़ा भी हो जाता है, तो भी उसको अपनी माता पिता की याद आती है। कुछ भी अच्छा काम करता है तो अपने पेरेंट्स को याद करता ही है। तो उसी तरह से लेखिका को अपने माता पिता की याद आती। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जु नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। जो उनके साथ आए हुए थे अंगदौर जी, उनके प्रति आदर भाव से क्यों झुकी? क्योंकि वो साथ में आए हुए थे, दोनों ने एक दूसरे की जब जरूरत पड़ी तो हेल्प की, तो इस तरह से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। किस लिए झुकी थी? क्योंकि उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया था। पहले ही बोला था ना कि तुम एक पहाड़ी लड़की लगती हो, पहले पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि तुम एक पहाड़ी लड़की लगती हो, तुम तो एक ही बार में चढ़ जाओगी। तो इसीलिए उनके प्रति ये नतमस्तक हुई, मतलब उनका आदर सम्मान किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। अंगदौर जी जो है वो कैसे थे? बिना ऑक्सीजन के गए थे और वो भी दूसरी चढ़ाई, उसके पहले भी चढ़े थे, अभी दूसरी बार ये बिना ऑक्सीजन के गए थे। तो इस पर लेखिका ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और क्या बोला कि दीदी तुमने बहुत अच्छी चढ़ाई की, मैं खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम गुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे साथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल कुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। अब बच्चा कोई अच्छा काम करता है, बच्चा जब स्कूल में टॉप करता है तो किसको सम्मानित किया जाता है? बच्चे के साथ साथ माता पिता को भी किया जाता है ना। तो उसी तरह से उनको बताया, कर्नल खुल्लर ने कहा कि इसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। किससे बोले? लेखिका से बोले कि देश को तुम पर गर्व है। पहली वो भारतीय महिला थी जिन्होंने इतना साहस दिखाया और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। भिन्न कैसे होगा? भिन्न मतलब अलग होगा। अगर आप जा रहे हो, यहाँ से आप जा रहे हो, तब तो आप एक नॉर्मल इंसान हो। और जब लेखिका गई तो कैसी थी? एक नॉर्मल लड़की, लेडी जो भी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंच गई तो क्या हो गया? उसका पहचान बदल गया। वो एक प्रथम भारतीय महिला के नाम से जानी जाने लगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि अब तुम जैसा छोड़कर आई थी जाओगी तो अब अलग संसार में मतलब रहोगी, तुम अलग पहचान तुम्हारी। क्लियर? समझ में आया चैप्टर? इसमें अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर। पता है ना, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन आंसर करते बेटा। नोटबुक निकाल लो, नोटबुक निकालो, आज की डेट डालो, चैप्टर नेम डालो और लिखना शुरू करो।
आप लोगों का किसी का एग्जाम वगैरह तो अभी नहीं होने का है? अभी आगे का नंबर खत्म हुआ आईटी आईटी का? हिंदी का कैसा गया? ये अच्छा गया। कितने 40 मार्क्स के लिए सब किया है कि छूटा भी है? ये सब किया है सब किया है। दूसरी अधिकार और वो था कितना आ जाएगा बेटा? कुछ ऐसा सोच कर रखना ना। बहुत ही चलो अच्छा है बेटा, ये पेपर तो इजी है, करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने पूरा लिखा था, मैंने नंबर नहीं दिया। और मैम नंबर क्यों नहीं देती? पहला वही गलतियां होती है, इसलिए मैम नंबर नहीं देती बेटा। चलो थोड़ा सा ओरल भी हम लोग कर लेते हैं, जो आपको छोटे छोटे क्वेश्चन। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? चैप्टर में है, एकदम साफ लिखा है। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उपनेता प्रेमचंद, है ना? एकदम सामने ही लिखा रहता है बेटा, अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे। वहां नहीं, वहां बीच में कहीं पर तो। हाँ ठीक है, तो उन्होंने किया है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान रखिएगा। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? ये वाला क्वेश्चन बेटा। लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? बेटा मैं डिक्टेट करूंगी, आप लोग डिफिकल्ट वर्ड बताइएगा, मैं लिखकर यहाँ पर बता दूंगी। और अगर ज्यादा लगता है तो कॉलेज निकाल लो, नहीं तो ज्यादा गलतियां करने का है चांस तो। ठीक है, थोड़ा सा उसमें से हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर ऐसे डिक्टेट करके सिंपल लिखोगे तो आप ज्यादा सही करोगे। फिलहाल आपको जैसा सही लगेगा, गलत मत करो। सागर माथा का तात्पर्य है, सागर माथा का तात्पर्य है समुद्र का माथा। सागर माथा का अर्थ है समुद्र का माथा, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। अब ये समुद्र का माथा क्यों बोला गया बेटा, बताइए? समुद्र कहाँ है? साउथ में है ना? इंडिया का मैप अपने माइंड में ले आओ, तो समुद्र कहाँ है? नीचे है। माथा इंसान का कहाँ होता है? माथा मतलब क्या? माथा कहाँ होता है इंसान का? ये है ना? तो सबसे बॉडी का सबसे ऊंचा वाला पार्ट होता है। तो इसी तरह से इंडिया के मैप में नीचे क्या है? समुद्र है, पैर है। समुद्र को यहाँ पर पैर माना गया है, और उसका माथा क्या हो गया? वो माउंट एवरेस्ट हो गया, यानी वो हो गया, तो इसलिए उसको सागर माथा, यानी वो सबसे ऊंचा स्थान है। हाँ, समुद्र का माथा अर्थात सबसे ऊंचा स्थान, पूर्ण विराम, अर्थात सबसे ऊंचा स्थान, पूर्ण विराम। हिमालय के सबसे ऊंचे, हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को क्या बोलते हैं? नहीं मिल रही मेरी एक्स्ट्रा क्लास दूसरी है,
हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सार्थक है। सागर माथा कहना पूरी तरह, बेटा स्लो होना, स्पीड बढ़ाओ, नहीं तो पता है फिर एग्जाम में आपका ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। घर में प्रैक्टिस नहीं करते हो क्या? हिंदी के लिए टाइम निकालो, कम से कम आधे घंटे, है ना? हिमालय के में सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सार्थक है, पूर्ण विराम। पूरी तरह सार्थक है, पूर्ण विराम। इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा, पूर्ण विराम। इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा, पूर्ण विराम। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में, एवरेस्ट को, हाँ, एवरेस्ट को नेपाली भाषा में, एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा नाम से, सागर माथा नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा नाम से जाना जाता है, पूर्ण विराम। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, लेखिका की सफलता पर, इसके बाद बीच के जो है वो मैं ओरल आपसे डिस्कस करूंगी, वो लिखाने का नहीं है, और ये वाला जो लिखा रही है वो लिख लो बेटा। दूसरा, लेखिका की सफलता पर, लेखिका की सफलता पर, लेखिका की सफलता पर कर्नल फुल्लर, से के शब्दों में, इन शब्दों में बधाई, इन शब्दों में बधाई। आंसर लिखिए। क्वेश्चन हो गया सबका? लिख लो पहले बेटा। डेली हाफ एन आवर निकालो, आधे घंटे निकाल के प्रैक्टिस करो, ठीक है? कितना भी कुछ भी हो, हिंदी के लिए आधा घंटा निकालना है आपको। मॉर्निंग इवनिंग या जो एंजॉय करने का आपका टाइम है उससे कहीं से कट करके आप आधा घंटा निकालो। आंसर लिखो बेटा। लेखिका की सफलता पर, लेखिका की सफलता पर कर्नल फुल्लर ने कहा, लेखिका की सफलता पर कर्नल फुल्लर ने कहा, यस, मैं तुम्हारी इस अनूठी, लेखिका की सफलता पर कर्नल फुल्लर ने कहा, यस, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा, पूर्ण विराम। माता पिता को बधाई देना चाहूंगा, पूर्ण विराम। देश को तुम पर गर्व है,
देश को तुम पर गर्व है, देश को तुम पर गर्व है, और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी, और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी, कॉमा, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी, कॉमा, जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए, जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से, पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। भिन्न होगा, ठीक है। अब इसमें है बेटा, थोड़ा सा ओरल कर लीजिए, हमने इतना लिख लिया है। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन से 4 शेर्पा की क्या हुई थी? चोट लगी थी और एक की मृत्यु हुई थी। 4 शेर्पा को चोट लगी थी और एक की मृत्यु हुई थी। इसके बाद है मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? क्या कहा था? हाँ, लेखिका से पूछा ना। हाँ, एक शेर्पा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने वो भी पूछा था, जो आपने बोला बेटा वो भी पूछा था, और फिर उन्होंने ये भी बोला था कि ऐसी चीजों को सहज मतलब सरल रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर इतना बड़ा काम करना हो तो उसमें मौत से नहीं डरना चाहिए। ऐसा था ना बुक में। हाँ, इसके बाद है रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? याद रखना बेटा, ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई थी? पर्यावरण अनुकूल ना होने की वजह से। हाँ, वही तो आप बोल रहे हो, लेकिन उसको हिंदी में ऐसा बोलेंगे कि वो उनके अनुकूल ना होने की वजह से। रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल ना होने के कारण भी हिमपात और अनिश्चित बदलाव मुख्य कारण था। मतलब हिमपात यानी बर्फ का गिरना और ये परिवर्तन इसका मुख्य कारण था। फिर है लेखिका ने शेर्पा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया था? मैं नौसिखिया, ये वर्ड लिखना है। अगर एग्जाम में ऐसा मतलब एग्जाम में आता है तो नौसिखिया ही लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। हाँ, लेखिका ने शेर्पा कुली को अपना परिचय एक नौसिखिया पर्वतारोही के रूप में दिया। उन्होंने कहा कि मैं नौसिखिया हूँ, मेरा पहला अभियान, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका। इसके बाद डॉक्टर वीरू मेहता ने क्या जानकारियां दी थी? इसको लिखना नहीं है, इसको सिर्फ सुन लो, ध्यान में रखना। डॉक्टर वीरू मेहता ने लेखिका को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने तथा अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्य की विस्तृत जानकारी दी। अग्रिम दल मतलब जो पहला आगे का दल गया था उसके बारे में पूरी जानकारी दी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए, तो इसको आप होमवर्क में के लिए लगा लोगे, होमवर्क में ये कर लेना। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका की प्रशंसा में निम्नलिखित शब्द कहे। क्या कहे थे? तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और तुम्हें तो एक बार में ही पहले प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। तो आपने चैप्टर ध्यान से रीड किया है और एक बार यहाँ से अगर आप लोग पढ़ लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। और जो आपको होमवर्क भी दिया जाए बेटा वो भी कर लेना। चलो, अभी तो फिलहाल अभी 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर होमवर्क का टाइम तो रहेगा ही ना, अभी तो टाइम होगा ही ना। पत्र भी करना है ना, एग्जाम में आ रहा है।
कभी है एग्जाम आपका? जुलाई लास्ट में है। ठीक है, तो आज ये हो जाने दो बेटा, नेक्स्ट में हम लोग पत्र ही करते हैं, ठीक है? नहीं, हैंडीकैप कैसे चलेगी? तो नहीं हो पाएगा बेटा। सुनो, आप लोगों को मैं ज्यादा हूँ नहीं बेटा, हैंडीकैप हैंडीकैप मतलब ऐसा हाथ पैर सब था कहीं आर्टिफिशियल था? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा बेटा, आर्टिफिशियल था ऐसा नहीं, वो नॉर्मल नहीं, ऐसा तो मैंने देखा है। आपने क्या वो चैप्टर में लिखा था ऐसा क्या? वो उसके बाद हुआ होगा बेटा ना? पहुंच गई थी और मैं अवार्ड नहीं मिला था। ऐसा क्या? आप नहीं खुद मुझे बता रहे हो कि मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ने में नहीं आया। चैप्टर में होगा तो होगा, लेकिन ये मुझे अभी तक पढ़ने में नहीं मिला है। तब वैसे तो बाकी सब जैसा आपने बोला आर्टिफिशियल का तो हो सकता है, फिलहाल ऐसा मुझे पढ़ने नहीं आया। मैं और सर्च करती हूँ जरा सा आपको तो मैं बताती हूँ, वैसे है नहीं वो हैंडीकैप, ऐसा मुझे पढ़ने में नहीं मिला। ठीक है, वो चैप्टर में है तो शायद गहराई से उनके बारे में बताया गया होगा और ऐसे भी नहीं बताया गया। वैसे है नहीं, हैंडीकैप तो नहीं है फिलहाल, रहेगा तो मैं देखकर आपको भी क्लियर कर दूंगी। इसमें बेटा आप लोगों का अभी टाइम हो चुका है, जितना लिखा आपने एक ही क्वेश्चन लिखा ना, 2 लिखा है, तो अभी चेक नहीं करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। तब तक आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन पर और टिक लगा लो। एक में तो लगा ही लिया डॉक्टर मीनू मेहता वाला, दूसरा वाला लगा लो कि लोकसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया, क्वेश्चन नंबर 5 लोकसांग ने, और ये छोटा है इसलिए एक और पे टिक लगा लो। उपनेता 50 to 60 वर्ड्स वाला, उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया, बस इससे ज्यादा नहीं दूंगी। और बेटा आप टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि हिंदी अच्छे लिखने वालों के बेटा पेपर छूटने का डर होता है, जो बहुत स्पीड में लिखते हैं, क्योंकि हिंदी लिखने में टाइम लगता है। हाँ, तो इसलिए जो है थोड़ा सा कल हिंदी का पेपर है, तो आप तो बोल रहे हो कि अच्छा, कल यूपी में पेपर है हिंदी का, मुझे नहीं पता बेटा, वो आप लोगों का होगा तो और स्टूडेंट हो गया मार्क्स तो क्या है लड़की का हुआ फोटो आउट आया बेटा। चलो ये आप लोग होमवर्क करके लाना बेटा, टाइम अपना थोड़ा बहुत कम ही, 45 मिनट्स में तो पता भी नहीं चलता है, वैसा निकल जाता है, बाद में आपका टाइम थोड़ा बढ़ाया जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन काफी कम हो गया, आप लोगों का सिलेबस काफी कम है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक क्वेश्चन आप लोग और कर लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये वाला कर लो बेटा, सेकंड 50 to 60 का सेकंड कर लो, फर्स्ट लगाया सेकंड लगाया और इसके बाद फोर्थ कर लो। टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए, कितने हुए? 5 हो गए ना, 5 हो गए। थोड़ा सा हिम्मत करके मेहनत करके कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे ग्रामर का, और आपका पत्र है ना, मुझे याद दिलाना कि पत्र कराना है ग्रामर में, शब्द और पद, ठीक है? ग्रामर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो ग्रामर में शब्द और पद करेंगे, पत्र करेंगे, उतने में तो टाइम ओवर हो जाएगा। फिर उसके बाद 1-2 टॉपिक और कराने के बाद नया ये सब शुरू करेंगे। हाँ, इजी है, बहुत आसान है, मैं बता टाइम क्या होगा नहीं तो मैं बता दूंगी, ठीक है? पत्र करेंगे, शब्द और पद करेंगे, अनुस्वार अनुनासिक तो मैं समझा दूंगी अगर आपका एग्जाम में, नहीं तो फिर तो और मतलब तो एक आध पिक्चर और आ ही जाएगा, ठीक है? और आप लोग बहुत शांत, मतलब अच्छी बात है शांत बैठो, लेकिन अगर कुछ डाउट है तो डाउट पूछ लिया करो। मैं ऐसा डांटने वाली चिल्लाने नहीं, डाउट पूछोगे अगर ढंग का पूछोगे तो नहीं चिल्लाऊंगी, फालतू का पूछोगे तो डांट सकती हूँ, ठीक है? और ऐसा लगता है जैसा मेरे डर की वजह से सब एकदम चुपचाप, पूछने पर भी नहीं बोलते हो कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, जो भी है आप पूछो और मैं बताऊंगी। अभी नया शुरू करके भी नहीं कंप्लीट होने का है, टाइम हो गया बेटा, आप लोग चल। हाँ क्या है, क्या बताऊं, क्या हो जाएगा? बेल नहीं बजी बेटा, टाइम आपका हो गया, अभी सेकंड बैच आ रहा होगा।
10th का मैं करा सकती हूँ, लेकिन अभी 10th का बैच आ रहा होगा ना बेटा, तो आपको जाना पड़ेगा। 15 तक ही है ना? हाँ, तो बेटा हो गया टाइम, ठीक। अभी 10th के आ रहे होंगे, तो इतना होमवर्क कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर अपना ग्रामर का हम लोग शुरू करते हैं।